हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हल करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जून 2022 का पेपर। बहुत महत्वपूर्ण पेपर था और आने वाली परीक्षाओं में देखिएगा यहाँ से सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। तो एक एक सवाल को देखिएगा, समय को ज़ाया ना करते हुए हम अब पेपर को हल करने जा रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिएगा। पहला सवाल है द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। ये पूछा गया है, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। विकल्प आपके पास दिए गए हैं 4: रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानंद। रही बात रामानुजाचार्य की, तो हम आपको बता दें रामानुजाचार्य का जो संबंध है वो श्री संप्रदाय से है। श्री संप्रदाय इन्होंने शुरू किया था, जो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के तहत आता है, तो ये तो नहीं होने। दूसरा है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का संबंध हम मान सकते हैं द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय से। ये बिल्कुल इसका सही विकल्प हो जाएगा, तो सही उत्तर मध्वाचार्य ही रहेगा इसका। और तीसरे विकल्प को देख लेते हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय को देने वाले थे। रुद्र संप्रदाय और वो शुद्धाद्वैतवाद के तहत जिनकी हम गिनती करते हैं। रामानंद जुड़े हुए हैं। रामानंद है रामावत संप्रदाय से, और रामावत संप्रदाय विशिष्ट अद्वैतवाद के तहत आता है। तो ये चारों विकल्प हैं जिनका सही उत्तर हमने देख लिया मध्वाचार्य होगा। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, राम रावण युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया है। देखिए, निराला की एक रचना है जिसको भली भांति सब लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी विद्यार्थी उस रचना से परिचित है, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा में जब राम रावण का युद्ध दर्शाया है, तो उसको रूपायित करने के लिए निराला ने इनमें से क्या किया है। 4 विकल्प आपके पास। संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है, नहीं किया जी, सरल पद मैत्री का प्रयोग नहीं है। ठीक है, उसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। अधिकतर द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया है, ये नहीं है, द्वित्व वर्णों का प्रयोग नहीं है। संस्कृत की पद मैत्री है, नाद योजना है, अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। ये तीनों चीजें हैं। संस्कृत की पद मैत्री है, और पद मैत्री के बाद नाद योजना भी है, अनुप्रास विधान भी है। इन पर उनका विशेष बल है। आपको बता दें, देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी आपका विकल्प नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। आपको बता दें कि राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। वो बांग्ला ग्रंथ है जिसका नाम था कृतिवास रामायण। ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक के तौर पर निराला को हम जानते हैं। चलिए आपको 2 बातें और बता देते हैं। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, निराला की कुछ कृतियां हैं जिसमें एक नाम आ जाता है अनामिका का। अनामिका जो है 1923 की रचना है। उसके बाद परिमल है। परिमल कब की रचना है ये हम आपको बता देते हैं। परिमल 1930 में आई थी। उसके बाद गीतिका आती है। गीतिका 1936 की है। तुलसीदास 1938 की है। आराधना 1953, उससे पहले कुकरमुता थी 1942 की। गीतगुंज 1954 की रचना है। और संध्या कांकली जो सबके बाद की रचना है वो 1969 में आती है। ये निराला की जानकारी जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में सवाल आ सकते हैं। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार पूछे गए हैं। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। फिर बताना है आपको इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये पहले आपको पढ़ लेना है कौन सा है। तो नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार क्या है। पहली बात, उन्होंने कहा है कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति नंददास के बारे में है। बिल्कुल सही है ये। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये भी उन्होंने कहा है। ये भी उन्होंने कहा कि कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ उन्होंने वर्णन किया है। तो ये भी कथन एकदम सही है। ये दोनों कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के हैं। इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंदों में लिखी गई है। जी नहीं, रास पंचाध्यायी जो है वो सोरठा में नहीं है, वो रोला छंद में है। तो ये गलत हो गया। वो रोला छंद में है, सोरठा में नहीं है। ये यहाँ गलत हो चुका है। तो गै जिसमें रहेगा वो तो गलत रहेगा ही रहेगा। चौथा ऑप्शन जो है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते, जबकि ऐसा नहीं है, वो पाए जाते हैं, क्योंकि उनको आधार ही इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद को बनाया है। तो वहाँ संस्कृत के शब्द तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो पहला और दूसरा सही है। क और ख जिसमें है वो सही आपका उत्तर होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा
क और ख यानी कि ब ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। ठीक है, 2 क्यों नहीं है ये हमने आपको कारण सहित बता दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल जो है वो चौथा सवाल है। चौथा सवाल है, इसको देख लेते हैं। एक किताब का नाम दिया गया है और वो किताब है द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा। किताब का नाम देखिए, द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक के लिए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, राल्फ फॉक्स, एडलर या फिर सार्त्र। ये विकल्प आपको दिए गए हैं और हम आपको बता दें इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कार्ल मार्क्स की ये किताब नहीं है, ये किताब जो है वो सार्त्र की है। किसकी किताब है? सार्त्र की है। कार्ल मार्क्स की किताब थी दास कैपिटल, आपको पता ही है दास कैपिटल जो किताब थी वो इनकी है। क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन ये किताब आई थी 1960 में, 1960 में ये किताब आती है। और इनके अलावा एक और किताब थी सार्त्र की, बीइंग एंड नथिंग। बीइंग एंड नथिंग वो किताब भी सार्त्र की थी, वो 1943 की किताब है, जिनके कारण इनका नाम जो है चर्चाओं में शामिल किया जाता है। तो किताब का नाम था बीइंग एंड नथिंग, वो किताब भी इनकी थी। द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा ये किताब भी इन्हीं की है, सार्त्र की है। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, बेहद आसान सवाल है और इस सवाल में देखिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको लगानी नहीं है, इससे आसान सवाल आपको मिलेंगे नहीं। सूची 1 है और सूची 2 सामने दी गई हैं, आपको मिलान करना है। सूची 1 में जो नाम है शरद चंद्र, सूची 2 के साथ आपको मिलाना है कोच शरद चंद्र का नाम किससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपको पता लगेगा शरद चंद्र नाम है तो यह आवारा मसीहा जो है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो शरद चंद्र जो है आवारा मसीहा के साथ जुड़े हुए हैं। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, इन्हीं की लिखी हुई है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना थी गेहूं और गुलाब। सीधा आसान सवाल है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरीके के सवाल जितने बनते हैं कोई रॉकेट साइंस उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे सरल होते हैं। हरिवंश राय बच्चन, नीड का निर्माण फिर, ये तो KNBD आप सबको याद ही होगा और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें इनमें से सवाल ना बने, जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरद चंद्र जो है आवारा मसीहा से जुड़े हुए हैं, पहले का चौथा, और पहले का चौथा नीचे से 2 विकल्प हैं, इनमें से एक सही होना चाहिए। तो एक सही कौन सा होगा आइए देख लेते हैं। पहले का चौथा है। दूसरा शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद घर में, ये भी सही जुड़ा हुआ है दोनों में। अब ये डिसाइड कर देगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ये गेहूं और गुलाब। 1 नंबर यानी कि चौथा विकल्प जो है ये सही है। तो आपका यहाँ ये वाला उत्तर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी कौन सी है। देखिए चंदा एक पात्र थी कहानी की और वो थी राजा निर्बंसिया कहानी। तो राजा निर्बंसिया कहानी जो है वो कमलेश्वर की कहानी है। किसकी कहानी है? कमलेश्वर की। और कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया ये 1957 में आई थी। 1957 की कहानी है जिसमें पात्र यही है जगपति, चंदा जगपति की माँ है, दयाराम है, कंपाउंडर बचन सिंह नाम था उसका, तो वो था। इसके बाद आपको बता दें कि कमलेश्वर की और कहानियों की अगर मैं बात करूं तो कस्बे का आदमी 1958 की कहानी, इनके ठीक बाद सबसे प्रसिद्ध किताब जो है इनकी खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966 की इनकी कहानी। तो ये कमलेश्वर की कहानी है। आपको पता है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर हम कमलेश्वर को जानते हैं। चलिए आपको पूछते हैं एक सवाल कि नीली झील ये वाली कहानी जो है ये किसकी है, ये आपको बताना है। नीली झील किसकी है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये बेहद आसान, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है। देखिए भूतों वाली आत्मकथा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको पता होगा मुर्दहिया कहानी जो थी, मुर्दहिया जो आत्मकथा थी, मुर्दहिया का पहला अध्याय भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। तुलसी राम की आत्मकथा है, डॉक्टर तुलसी राम की। और इस कथा के 2 भाग थे। एक तो जो मुर्दहिया है वो 2010 में आती है। दूसरी इनकी जो थी वो मणिकर्णिका, ये भी आपको पता है घाट है और जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ ये भी भाग। तो ये 2013 में आता है, दूसरा भाग 2013 में था।
जबकि दूसरे जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जूठन, जूठन आपको बता दें 1997 की ये रचना है, 1997 की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपने अपने पिंजरे जो है वो मोहनदास नेमिसराय की रचना है। अपने अपने पिंजरे आपको बता दें ये 1995 की है। और मैं, मेरी पत्नी और भेड़िया, वो जो बात है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2009 की है, लेटेस्ट है, 2009 की, डॉक्टर धर्मवीर की है। ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये डॉक्टर धर्मवीर है, वो एक दलित लेखक हैं। तो दलित आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2009 की है। चलिए यहाँ पर एक सवाल बनता है कि दलित आत्मकथा की पहली जो रचना है या हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? वो है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, यहां पर यह बात होनी स्वाभाविक है। चलिए 8वें सवाल की तरफ आते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है। विकल्प आपको दिए गए हैं, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। देखिए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के बेटे थे। गुरु नानक के बेटे 2 बेटे थे, ठीक है। उनमें से एक जो थे उनका नाम था श्रीचंद। तो श्रीचंद जो है वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। उदासी संप्रदाय इन्हीं का दिया गया है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि ये संप्रदाय जो था, इस संप्रदाय के लोग सनातन धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? सनातन धर्म को। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें पूजा अर्चना किसकी होती थी? ये पंच प्रकृति की पूजा करते थे। पंच प्रकृति में क्या आता है? जल आ जाता है, जल आ जाता है, जल के अलावा अग्नि आ जाती है, जल अग्नि, अग्नि के बाद पृथ्वी, जल अग्नि पृथ्वी वायु, और एक हमारा आकाश। ठीक है, ये पंच प्रकृति के तहत आते हैं। तो जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इनकी ये पूजा करते थे। जो शेष विकल्प दिए गए हैं, लक्ष्मीचंद है, मूलचंद है, मलुकदास है, ये सारे के सारे संत कवि हैं। तो इनके बारे में आप जान सकते हैं। अलग अलग वीडियो में बहुत सारी जानकारियां हमने दे दी हैं ऑलरेडी आपको। तो यहाँ समय को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम लगाना है। उपन्यास आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू के बारे में आपको बताएं, निस्सहाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास का था। किसका था? राधा कृष्ण दास का। आरकेडी राधा कृष्ण दास का था। और इसका प्रकाशन था 1890। पहले वाले का हो गया 1890। दूसरा परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की रचना है और इसका प्रकाशन था 1882 जो माना जाता है। ठीक है, फिर आया देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी का प्रकाशन वर्ष 1870। और ये जो रचना थी देवरानी जेठानी की कहानी, ये पंडित गौरी दत्त की रचना थी। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 1886 इसका प्रकाशन वर्ष था। तो अब आपके सारे के सारे प्रकाशन वर्ष लिखे गए हैं, क्रम आपको लगाना है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 1870 यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी। उसके बाद 1882 आपको दिखाई दे रहा होगा यानी कि परीक्षा गुरु, यानी कि ग और ख ये पहले रहेंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ सही बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले देवरानी जेठानी की कहानी, उसके बाद परीक्षा गुरु, फिर नूतन ब्रह्मचारी की तरफ चलेंगे 1886 में, और उसके ठीक बाद निस्सहाय हिंदू 1890 में। ये इनकी रचना है। तो ये इनका क्रम हो गया। सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। अक्सर ऐसे सवाल टीजीटी पीजीटी हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 10, कथन है देवसेना के, और देवसेना आपको पता है पात्र है स्कंदगुप्त का। उनमें से कौन से कथन देवसेना के हैं, कौन से कथन देवसेना के नहीं हैं, ये आपको छांटना है। तो पहली बात देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। पहला कथन है कि विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा? कभी नहीं। वीरों का भी क्या व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है, ये वाला कथन जो है ये देवसेना का कथन नहीं है। ये वाला कथन देवसेना का नहीं है। अब आप बताइए ये वाला कथन किसका है? ठीक है, दूसरा जो कथन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। ये वाला जो कथन है वो देवसेना का कथन है। ये वाला कथन देवसेना का है, ये हम कह सकते हैं देवसेना का कथन है। पहला वाला कथन जो है वो देवसेना का कथन नहीं है।
विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा? कभी नहीं। वीरों का भी क्या व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ये वाला कथन आपको कमेंट करके बताना है कि किसका है। तीसरा, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, ये सच तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के लिए। क्या? पहले धोखे की टट्टी। तो पहले धोखे की टट्टी, तो ये कथन जो है देवसेना का है। देवसेना साफ कहती है कि पुरुष को वशीभूत करने के लिए क्या चाहिए। पुरुष को वशीभूत करने के लिए कौन कौन सी चीज चाहिए? नए ढंग के आभूषण चाहिए, सुंदर वसन चाहिए, भरा हुआ यौवन चाहिए। इसके अलावा एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले। क्या? धोखे की टट्टी। धोखा आना चाहिए आदमी को देना। अगर जिस आदमी को धोखा देना आता है वो पुरुष को वशीभूत कर सकती है स्त्री। तो ये वाला कथन भी किसका है? देवसेना का कथन था। ठीक है। अगला चौथा विकल्प क्या है? ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ये वाला कथन जो है ये देवसेना का नहीं है। तो देवसेना के कथन हुए नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि ख और ग। ख और ग किस विकल्प में है देख लीजिए। ख और ग जो है ये सी विकल्प में है, यानी कि स, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगले सवाल की तरफ आए इससे पहले हम आपको एक सवाल और करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष कितना था, ये आप जरूर लिख करके जाइएगा। सवाल नंबर 11, इस पे देखते हैं क्या बात है। ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त हुआ है? ईदगाह कहानी आपको पता है प्रेमचंद की कहानी है, और प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। अगर मैं सही हूं तो 1933 में ये प्रकाशन वर्ष हुआ था ईदगाह कहानी का। और इस कहानी में सांप्रदायिक सौमनस्य या बाल मनोविज्ञान या मातृवात्सल्यता या राजनीतिक चेतना, इनमें से क्या दिखाई देती है? इसमें दो ही चीजें हैं। बाल मनोविज्ञान की कहानी है, सबको पता है, ये ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा, मातृवात्सल्य इसमें दिखाई देता है। तो मातृवात्सल्य और बाल मनोविज्ञान, ये दो प्रमुख चीजें रहेंगी इस कहानी से जुड़ी हुई। सांप्रदायिक सौमनस्य ये नहीं है, राजनीतिक चेतना की कहानी भी ये नहीं है। कहानी का नायक आपको पता है, एक लड़का है जिसका नाम है हामिद, और हामिद की दादी, उसका नाम था अमीना, जो दोनों साथ में रहते थे। अमीना उसकी दादी का नाम था। और कुछ और कहानियां हैं प्रेमचंद की, आपको पता ही है, जैसे बूढ़ी काकी है, सवा सेर गेहूं है, शतरंज के खिलाड़ी है, अलगोजा है, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, ये सब कहानियां प्रेमचंद की हैं जो परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इनके भी आपको थोड़ा सा सारगर्भित रूप से इनको पढ़ लेना चाहिए, ताकि इनसे भी अगर कोई सवाल बने तो वो किया जा सके। तो इसमें दो विकल्प थे, ख और ग। ख और ग इसमें रहेंगे नंबर 4 में, तो 4 उसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 12 की तरफ आते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं आपको बतानी कौन कौन सी हैं। शेखर एक जीवनी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपन्यास है, और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें से 2 विशेषताएं हैं, 2 नहीं हैं। जिस तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 नहीं हैं, 2 हैं। तो हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो किसी भी एंगल से ये प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास तो है नहीं। इससे पहले भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जा चुके हैं, तो ये प्रथम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। दूसरा, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, ये बात सही है। ये इस उपन्यास की खास बात रही है कि इसका कोई भी पात्र आप उठाइए, जितने भी हैं, असामान्य मानसिकता से ग्रस्त वो पात्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। पिता के प्रति शेखर की मानसिक सौमनस्यपूर्ण है, ये गलत है, ये नहीं है, ये गलत है। पिता के प्रति शेखर की जो मानसिकता वो सौमनस्यपूर्ण नहीं है, ये सही नहीं है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है, ये एकदम सही कथन है। शुरुआत से ही विद्रोही पात्र रहा है शेखर, और खुद भूमिका में खुद लेखक ने कहा कि आप ये मान सकते हैं कि शेखर मेरी ही भावना है शेखर। तो शेखर का मन या शेखर के मन का विकास किस तरीके से हुआ उसका अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है, एकदम सही कथन है। तो बी और डी ये इसके सही ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा दिखाई दे रहा है बी और डी में? सी ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है मुक्तिबोध की रचना इनमें से कौन सी है?
विकल्प आपको दिए गए हैं, अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी, सलोनी की डायरी। देखिए, एक साहित्यिक की डायरी जो है वो मुक्तिबोध की रचना है, ये डायरी विदा के तहत आती है। जबकि प्रवासी की डायरी की अगर मैं बात करूं तो प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की है, ये हरिवंश राय बच्चन की है। और सैलानी की डायरी ये राजेंद्र अवस्थी की है, ये राजेंद्र अवस्थी की है, अगर आप नोट करना चाहें तो राजेंद्र अवस्थी की है। और अजय की डायरी ये देवराज की है, ये देवराज का उपन्यास है, डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। अजय की डायरी ये डॉक्टर देवराज का है। ठीक है, तो ये इनका हिसाब किताब रहेगा। तो उपन्यास की बात की तो देवराज के उपन्यास आपको बता दें, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, पथ की खोज, ये देवराज के उपन्यास भी हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था इस तरीके के सवाल एकदम से फ्री हिट होते हैं आपके लिए। सूची 1 और 2, देखिए कितना आसान सवाल मिलेगा। शकुन का नाम आते ही सीधे सीधे आप चले जाएंगे आपका बंटी, तो ये बंटी से जुड़ी हुई पात्र है। ठीक है, महामाया ये भी आप जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा मैंने पहले ही कहा था। अघोर भैरव यहाँ ये इसके साथ जुड़ गई। पार्वती रामबोला ईरा, और हलीमा बचा एक ही है, सौदागर सिंह, ये इससे जुड़ी हुई पात्र हुए। ठीक है, नायिकाएं दे रखी हैं, उधर उपन्यास दिए गए हैं, उनके साथ किसके साथ सही सुमेलन बनता है वो आपको बताना था। ये बंटी से जुड़ी हुई पात्र थी शकुन, महामाया जो है वो अघोर भैरव के साथ जुड़ी हुई है, पार्वती जो है वो रामबोला के साथ जुड़ी हुई थी, हलीमा जो है सौदागर सिंह। अब आपको एक सवाल पूछता हूँ, हलीमा और सौदागर सिंह इनका उपन्यास कौन सा था बताइए, ये किस उपन्यास के पात्र थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16, विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है वो कार्डवेल हैं। इसके सही उत्तर जो रहेगा वो कार्डवेल रहेगा। कार्डवेल की ये जो किताब है विभ्रम और यथार्थ, ये कार्डवेल आपको पता ही होगा, मार्क्सवादी लेखक हैं और ये जाने जाते हैं। इनका एक उपन्यास है रोमांस और यथार्थवाद, उसके नाम से ये जाने जाते हैं, रोमांस और यथार्थवाद। ये इनका एक बेहद प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, सवाल नंबर 17 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कहते हैं, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार क्या है? पद्माकर भट्ट, इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या कहावत है या क्या कहना उनका? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ करके दूसरा नहीं हुआ। ये पद्माकर के बारे में कहा गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ करके दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि बिहारी के अलावा पद्माकर की रमणीयता जो थी वो सर्वप्रियता का कारण थी, जिसकी वजह से पद्माकर का नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने इतने आदर के साथ लिया। परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी, ये गलत है। कल्पना की दृष्टि यानी कि कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एक कारण है। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर्वप्रियता के कारण ही वो रमणीयता के कारण ही फेमस थे। ये कथन भी सही है, तो ग भी सही है और क भी सही है। क और ग किस में है, यानी कि ए और सी अगर आप ध्यान से देखें तो क और ग पहला, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेटिंग में चेंज आ गया, 1 मिनट रुकते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग हम नहीं हैं, तो मोबाइल इधर उधर हो जाता है कभी कभार। तो पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए कबीर जैसी नहीं है, ये नहीं है। कबीर का पद्माकर से कोई लेना देना उन्होंने नहीं दिखाया, तो ये कथन भी नहीं है। तो पहला और तीसरा ये सही होगा, तो ये अ वाला ऑप्शन जो है सही है। सवाल नंबर 18 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18 क्या कहता है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जनेगा वही कुटिलता जिसने भी बल देखा। और इस छंद से संबंधित सही तथ्य क्या है? छंद देखिए क्या है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भों में बल देखा। ये जिसने भी में देखा नहीं है, जिसने भों में बल देखा, ये होगा जिसने भों में बल देखा। ठीक है, इस कथन से जुड़ा हुआ, इस छंद से जुड़ा हुआ सही तथ्य कौन सा है? ये रहा। तो
पहली बात, कपोल जो है सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। कपोल का मतलब यहां पर है सागर के तट पर एक नाव तैर रही है, ये नहीं है, ये नहीं है। बोहों की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है। बोहों की जो कुटिलता है उससे प्रेमी के कुटिल हृदय का पता चलता है, नहीं, प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता नहीं चलता उससे। बोहों की कुटिलता से अनुराग का पता चलता है, अनुराग सूचित हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही है, अनुराग से पता चलता है। और ये अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है, ये भी सही है। ग और घ सही है, इनकी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुटिलता नहीं होगी इसमें। और कपोल जो है सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है, ऐसा नहीं है, वो अनुराग के साथ जिस तरीके से मुस्कान फैल रही है उसको अभिव्यक्त करने वाली चीज है। ठीक है, सवाल नंबर 19, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े थे आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसों इसमें धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, आपको पता है भवानी प्रसाद मिश्र, इनका पहला जो काव्य संग्रह था वो था गीत फरोज। ठीक है, दूसरे शतक के पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र। सवाल क्या है, इन पंक्तियों का आशय क्या है? कि जंगल घना है और भयावह है। यहां जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती है, ये साफ लिखा हुआ मिलता है आपको। तो ये ऑप्शन जो सी है ये तो आपको दिखाई दे रहा है, जंगल घना और भयावह है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये नहीं है। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन के लिए चुनौती है, जब जीवन है तो चुनौती है। ठीक है, और यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही होगा। ठीक है, बाकी आपको पता है चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी बहुत फेमस रचना है इनकी। बुनी हुई रस्सी पर कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 20वां सवाल है, 20वां सवाल करते हैं। समय को देखते हुए आज का ये आखिरी सवाल हो सकता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है, ये आपको बताना है। तो इनकी आत्मकथा के कितने खंड हैं? इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं, वही KNBD। ये आपको सबको पता है, नाम लेने की अब आपको आवश्यकता की नहीं होनी चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये नाम आपको दिखाई दे ही रहे होंगे यहाँ पर। तो पहला जो पार्ट था, जो पहला अध्याय था, प्रथम खंड जिसको आप बोल सकते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसमें अपने पूर्वजों का चित्रण इन्होंने किया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और जो प्रथम खंड आया था आपको बता दें वो 1969 में आया था, अगर मैच करना आ जाए कभी 1969 में। दूसरा 1970 में आया था, तीसरा जो आया था 1978 में आया था, और चौथे नंबर वाला जो रहा 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 की रचना है। ठीक है, 1985। तो ये रहे आज के 20 सवाल। इसके बाद के जो सवाल होंगे जल्द एक अलग वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं ही एक साधक की तरह काम करती हैं। और लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।